नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हमने पिछले जो इसका पार्ट है उसमें हमने नरम दल को देखा था और अच्छे से देखा था। उसमें से आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो मेंस हो या फिर कोई भी पीटी हो, ठीक है। और उसी सिलसिले में आज हम पार्ट दूसरा देखेंगे जो कि आपका गर्म नल चरण देखेंगे, जिसको आधुनिकीकरण का नाम भी दिया गया है। और 1905 से लेकर 1919 तक का जो टाइम पीरियड है उसको अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। इमेजेस के माध्यम से हमने इसको दर्शाने का प्रयोग किया है ताकि आपको अच्छी चीज़ें माइंड में आ सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले थोड़ा भूमिका देख लेते हैं। देखिए, नरम दल की नीति में असंतोष बढ़ रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नरम दल था पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो लोग प्रार्थना में बिलीव करते थे, ठीक है, निवेदन करते थे और याचिका वगैरह पे बिलीव करते थे। और उसी से उनका चीज़ों का जो है वो लोगों के प्रति, मतलब जो जनता थी उनके प्रति आक्रोश बढ़ता गया कि ये तरीका कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और इसी के बाद से नरम दल के बाद एक दूसरे दल का उदय होता है जिसका नाम गर्म दल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इनके जो ये सारे जो इनके तरीके थे इससे कोई परिणाम ठोस नहीं आ रहे थे, इसलिए इसका उदय होता है। अब देखते हैं इनके उदय के क्या कारण थे, प्रमुख जो कारण है गर्म दल के उदय के क्या कारण हैं। जैसे 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तब उस समय राष्ट्रवाद की एक चिंगारी है वो पूरे भारत में लग जाती है और इसी के बाद से ये चीज़ें उभरती हैं। दूसरी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन की जो दमनकारी नीतियाँ थी उससे भी जनता थे वो इसमें काफ़ी असंतोष था और वो काफ़ी परेशान हो करती थी। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण प्रमुख रहा है इसमें से। उसके बाद नरम दल की कमज़ोर रणनीति, जैसे कि हमने देखा प्रार्थना विनती वगैरह में ये लोग बिलीव करते थे, तो इनकी जो रणनीति थी वो कमज़ोर दिख रही थी, इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। युवा वर्ग में क्रांतिकारी की भावना, ठीक है। तो जो युवा यानी यूथ जो था उसके अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा और अंग्रेज़ों के प्रति उनके लिए काफ़ी इसमें असंतोष बढ़ता रहा, जिससे इसमें भी कारण रहा ये भी है कहीं ना कहीं। उसके बाद रूस जापान युद्ध होता है, ठीक है। रूस जापान का युद्ध 1904 से 5 में होता है, ठीक है। आप शायद न जानते हो तो जान जाइए, ठीक है। रूस जापान में युद्ध होता है 1904 से 5 में और जापान की इसमें जीत हो जाती है, ठीक है। और यह क्या हुआ, संदेश है कि एशियाई भी यूरोप की शक्ति को हरा सकता है, ठीक है। जो भी ये युद्ध होता है और उसमें रूस और जापान का युद्ध होता है जिसमें जापान जीत जाता है, तो इसमें जो चीज़ें थी फैलती हैं और उससे एक सा होता है कि जो एशिया, मतलब हमारा भारत एशिया में आता है, तो एशिया शक्ति भी किसी यूरोपीय शक्ति को हरा सकती है, ठीक है। तो इससे ये भी देखने को मिलता है। आर्थिक शोषण और अकाल गरीबी, ठीक है। आर्थिक शोषण तो करते ही थे, आप सब जानते ही हैं, और उस समय अकाल गरीबी वगैरह इससे भी प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा में वृद्धि, राजनीतिक चेतना बढ़ती है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में कई सारे भारतीय हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा से उनमें जो मानसिकता है वो बदलती है और राजनीतिक चेतना की बढ़ोतरी होती है। इसमें से महात्मा गांधी का आप उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से नेता हुए, ठीक है। गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे, इनको लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे इनको अच्छे से। एक तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हो गए। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज क्या है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। केसरी और मराठा समाचार पत्र के प्रकाशन भी इन्होंने किया। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की राजनीतिकरण किया, ठीक है। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो मनाया था उसका राजनीतिकरण हुआ। गीता का रहस्य के जो लेखक हैं यही हैं, ठीक है। गीता के जो रहस्य बुक है इसके लेखक भी कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। ये मैंने किताबें जो इम्पोर्टेंट लेखक और उनके किताबें हैं उनको हमने अच्छे से किया था। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे आता है गीता का रहस्य, ठीक है। तो गीता भागवत गीता आपने देखा, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो उस वाले वीडियो में जाएंगे जो बुक्स है उसमें लगभग हमने 55+ बुकों को और उनके लेखक जो महत्वपूर्ण हैं उनको हमने कवर किया है। उसमें से ये भी है गीता का रहस्य, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कि गीता भागवत गीता आप सब जानते हैं, ठीक है। गीता कौन पढ़ता है, गीता पंडित पढ़ता है, क्या लगाया पढ़ता है, तिलक। पंडित पढ़ता है या फिर कोई भी आम व्यक्ति करेगा पढ़ेगा भी तो क्या करेगा, वो पहले अपने तिलक लगाएगा माथे पे, तो गीता का रहस्य क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, आपने ना देखा हो तो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे एक तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, दूसरे हमारे ये बाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हमारे पाल को देखेंगे, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल देखते हैं, इनको बंगाल का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंगाल का शेर कहा जाता था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचारक के रूप में प्रमुख नेताओं में से ये रहे।
राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रवर्तक भी ये रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद लाला लाजपत राय को देखते हैं। ठीक है, तो लाल, ये बाल आपका बाल गंगाधर तिलक, पाल आपका विभीषण पाल और लाल आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों नेताओं को देख सकते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को क्या कहते थे, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है। ठीक है, आर्य समाज से जुड़े थे ये। ठीक है, आर्य समाज जो है उससे जुड़े थे ये। ब्रिटिश शासन के कड़े आलोचकों में से एक ये थे। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी उनकी आलोचना ये किया करते थे। तो ये कुछ हमारे जो नेता थे गर्म दल के, उनके बारे में थोड़ा बहुत विवरण है और इनसे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, वन लाइनर में इसमें आपके बहुत सारे इफेक्ट हो रहे, जैसे कि ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ठीक है, गीता का राष्ट्र का लेखक, और यहाँ पे बंगाल का शेर किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पंजाब केसरी का किसको कहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वन लाइनर में पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे नेता थे, लाल बाल पाल। तो इनकी जो विचारधारा है कैसी थी, गर्म दल की मानना था, ठीक है, कि केवल प्रार्थना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि नरम दल मानते थे कि प्रार्थना विनती से ही स्वतंत्रता मिलेगी, वो हमारे जो करते हैं अच्छा करते हैं। वही इनका क्या था, उल्टा था। ठीक है, क्या था इनका, उल्टा था कि केवल प्रार्थना से हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, संघर्ष ही एक रास्ता है। इनका मानना था कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इनकी कुछ विचारधाराएँ थी और भी कुछ विचारधारा हैं, वो भी देख लेते हैं। स्वराज ही इनका लक्ष्य था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता की ये मांग करते थे। बहिष्कार और स्वदेशी को हथियार इन्होंने बनाया। ठीक है, मतलब चीज़ों को बहिष्कार करके जो अंग्रेजों की विचारधारा थी या उनके जो कपड़े या फिर उनके जो भी चीज़ें थी उनको इन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको ही अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, ये इनका कहीं ना कहीं हथियार था। जनता को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाना था। ठीक है, जो जनता था, जो जनता थी भारत की, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन में भागीदार बनाने का इन्होंने प्रयास किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको भी किया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को इन्होंने क्या किया, इनको राजनीतिकरण किया। ठीक है, तो ये भी इस तरह था। ब्रिटिश शासन का खुला विरोध करते थे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इनकी विचारधारा अलग है और ये ब्रिटिश जो शासन था उनके खुलेआम विरोध करते थे, इसलिए उनके टारगेट पे ये रहते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके सिलसिले में स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 से लेकर 1908 तक चलता है। ठीक है, ये कुछ मार्मिक तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। देखते हैं विभाजन की आधिकारिक घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1905 को होती है। ठीक है, ये बंगाल विभाजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लागू कब होता है, यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। ठीक है, देखिए 20 जुलाई को तो घोषणा हो जाती है, लेकिन अगर प्रभावी की बात कर लें तो 16 अक्टूबर को होता है। ठीक है, 1905 में। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 1905 में कभी कभी आपसे मंथ और वगैरह भी पूछ लेता है, बाकी 1905 तो एक ही ईयर है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन अगर डेट पूछ लेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 20 जुलाई को मतलब आधिकारिक घोषणा हो जाती है, लेकिन अगर प्रभावी की बात कर लें तो ये होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। ठीक है, विभाजित क्षेत्र में जैसे तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। ठीक है, जिसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल, जो आपका वर्तमान में आधुनिक पश्चिम बंगाल है, वो आ जाता है। बिहार वाला क्षेत्र एरिया आ जाता है। उड़ीसा, असम और बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये कुछ थे जो आधुनिक अभी आप जानते हैं वो इसमें शामिल थे विभाजन में, मतलब अलग हुए थे, जो उनको दो भागों में बांट दिया गया था। इन सबको क्या किया, दो भागों में, एक तो पूर्वी बंगाल बांटा गया। ठीक है, और दूसरा असम वाला क्षेत्र, इसमें मुस्लिम बहुल आबादी हुआ करती थी। ठीक है, तो कौन से भाग में बांटा गया, दो भागों में, एक तो आपका पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र हो गया और दूसरा जो असम वाला क्षेत्र था ये वाला। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो इसमें क्या था, हिंदू बहुल आबादी हुआ करती थी। ठीक है, इसमें हिंदू की आबादी अधिक थी और साथ में बिहार और उड़ीसा भी इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होता है यहाँ पे। ठीक है, इस आंदोलन में क्या होता है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होता है। भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू हो जाता है। ठीक है, विद्यालय कॉलेजों में बड़े पैमाने पर छात्रों का बहिष्करण होता है, मतलब वो छोड़ देते हैं। महिला, छात्र और मजदूर वर्ग भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जिससे ये आंदोलन और मजबूत होता है। घरेलू उद्योग का विकास हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि स्वदेशी कपड़ा मिल वगैरह, साबुन, माचिस, कागज उद्योग, ये सब चीज़ों का यहाँ पे उद्योग का विकास होता है, क्योंकि ये आम जरूरत थी जनता की और इससे रोजमर्रा के खाने में आना था।
विदेशी कपड़ों की दुकानों में पैकेटिंग जो होती थी उसको भी इन्होंने यहाँ पे बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई। देखिए यहाँ पे ये जो विदेशी क्लोथ थे इनको यहाँ पे होली भी जलाई ताकि जनता में इसकी जागरूकता बढ़ सके। ठीक है, देखिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर एक बार विजिट करिए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ट्रिक के माध्यम से है जो कि आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। बिलीव करिए, आप एक बार अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम सही चीज़ पे अपना ट्रैक कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं और PDF का अगर आप टेलीग्राम से जुड़ लेंगे वहाँ से आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एक सूरत की विभाजन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कारण क्या था इसका विभाजन का कि विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख वैचारिक समूह जैसे कि नरम दल और गरम दल। हमने जो नरम दल था वो पिछले वीडियो में अच्छे से उसको किया है और अभी हम जब एक्सट्रीमिस्ट को देख रहे हैं यानी गरम दल के नेताओं को, उनकी उस समय की जो रणनीतियाँ थी उनके बीच बढ़ता हुआ मतभेद था। ठीक है, तो ये कारण था सूरत विभाजन का 1907 में जो हुआ है और इसी में गरम दल और नरम दल विभाजित होते हैं। ठीक है, नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखते थे, संवैधानिक तरीकों से विश्वास करते थे और स्वशासन की धीमी प्रक्रिया में पक्षधर हुआ करते थे। गरम दल मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये नरम दल का तो हमने कर लिया था ऑलरेडी और गरम दल हम देख रहे थे। तो गरम दल के नेता हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि लाल बाल पाल, ठीक है, ये सब थे और ये अधिक आक्रामक हुआ करते थे, ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते थे और स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ये सक्रिय जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी को व्यापक स्तर पर अपनाने की वकालत किया करते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आता है आपको होम रूल आंदोलन। ठीक है, 1916 का होम रूल आंदोलन की बात कर लें, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत के लिए स्वशासन यानी होम रूल या स्वायत्ता प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये होम रूल का उद्देश्य था। आंदोलन के नेताओं की बात कर लें तो इस आंदोलन में दो प्रमुख नेता हुए जिन्होंने अलग अलग लीग की स्थापना की। ठीक है, एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम जो कि पुणे में है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और दूसरा एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने सितंबर 1916 में आयकर यानी मद्रास जो में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे ये सारी चीज़ें हुई हैं एक ही उसमें 1916 में हुई हैं। ठीक है, बस ये तिलक का जो है वो अप्रैल में हुआ था और जो एनी बेसेंट का है वो आपका सितंबर में हुआ था। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, तो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे वरना आप एग्जाम में आएगा तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या थे? ठीक है, होम रूल जो आंदोलन था इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर रहते हुए आयरलैंड की तर्ज पर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश के साथ रह के भी भारत के लिए यहाँ पे स्वशासन प्राप्त करना, जैसे कि आयरलैंड में होता था। भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संगठित करना। ठीक है, भारतीयों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संगठित करना का उद्देश्य था। युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना ताकि युद्ध के बाद भी भारत को सहायता देने का ये विचार किया जा सके। फिर आता है आपका लखनऊ पैक्ट 1916 का। ठीक है, यानी इसको लखनऊ समझौता कहते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक समझौता होता है यहाँ पे। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक समझौता होता है जिसमें नरम दल और गरम दल पुनः एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे विभाजित हो गए थे और यहाँ पे लखनऊ समझौते में क्या होते हैं, जो ये गरम दल के नेता और नरम दल के नेता है ये आपस में फिर से प्लस हो जाते हैं यानी एकजुट हो जाते हैं और अगला निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी नेक्स्ट चुनाव की बात ये लोग करते हैं। ब्रिटिश सरकार पर इससे क्या होता है, काफ़ी प्रेशर आता है। ठीक है, जब दोनों फिर अलग अलग थे, अब दोनों एक जब हो जाते हैं तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उस पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है और फिर गरम दल का अंत हो जाता है 1919 में। ठीक है, गरम दल का अंत हो जाता है 1919 में। ठीक है, गरम दल मॉन्टेग्यू चर्च सुधार के अधिनियम 1919 में ये होता है और प्रथम युद्ध के बाद राजनीतिक माहौल बदल जाता है जिसमें महात्मा गांधी जाते हैं और जन आधारित अहिंसक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1919 के बाद बहुत सारे महात्मा गांधी के आंदोलन हैं, वो भी हम करेंगे आगे, लेकिन आज हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं तो इस पर फोकस करेंगे। गरम दल युग का समाप्त होता है और नया चरण यहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे इनका समाप्त हो जाता है और यहाँ पे महात्मा गांधी की एंट्री होती है धांसू और फिर ये अपने तरीके से ब्रिटिशों को सबक सिखाते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइम लाइन है 1905 से लेकर 1919 तक का, उसको हम देख लेते हैं। 1905 की बात करें तो इसमें बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन काफ़ी होते हैं, हमने अभी देखा ही है। 1907 की बात कर लें तो यहाँ पे सूरत विभाजन, ठीक है, 1907 में सूरत विभाजन होता है। 1900 जब यहाँ पे नरम गरम अलग होते हैं। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी हो जाती है। 1915 में गदर आंदोलन चरम पर होता है और 1916 में होम रूल आंदोलन होता है, जिसमें लखनऊ समझौता भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से जो गर्म दल और नरम दल हैं वो प्लस एक हो जाते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू फॉर सुधार आता है और यहीं से हम महात्मा गांधी की एंट्री होती है और ये अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं, जो कि अंग्रेजों पे काफ़ी भारी पड़ते हैं। और यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लीजिए आपको क्या करना है। बाकी PDF करने के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और चीज़ों को एनालाइज करना, फिर आपको लिए बताना अच्छे से और चीज़ें करना। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और PDF ले लीजिएगा। देखिए लाइक सब्सक्राइब से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए चीज़ों को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।